तो भैया आज हम आपको जीव विज्ञान के अंतर्गत श्वसन से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। अभी इसके पहले आपने पोषण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, बहिक्षेपण आदि इस सब चीज के बारे में जाना। अगली चीज आपको जानना है श्वसन। आखिर श्वसन क्या है? साधारण तौर पर तो हम सांस लेने की क्रिया को ही श्वसन मान जाते हैं, परंतु वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया श्वसन नहीं है। उस क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया एक भौतिक क्रिया है। इसमें वातावरण की वायु सांस के द्वारा अंदर प्रवेश करती है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। इन दोनों प्रकार की अंदर लेने की क्रिया निश्वसन और बाहर लेने की क्रिया निःश्वसन कहलाती है। श्वसन के अंतर्गत जो क्रिया आती है, इसमें आपको जानना है कि श्वसन क्या है। वास्तव में श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। इस श्वसन में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा जो भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है और समस्त जैविक क्रियाओं में फिर उसका उपयोग होता है। तो ऐसे प्रकार से श्वसन वह क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा जीवधारी को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको क्योंकि ये क्रिया अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग प्रकार से होती है, अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग प्रकार से होती है। इसमें बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन के अंतर्गत हम इसको जानेंगे। बाह्य श्वसन में वातावरण की वायु का सांस द्वारा अंदर ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना, जबकि अंतः श्वसन के अंतर्गत जो फेफड़ों से रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचती है, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में इस भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के द्वारा होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये क्रिया अंतः श्वसन के अंतर्गत आती है। इस श्वसन क्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संग्रह होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, एटीपी के रूप में इस ऊर्जा संचित होती है। एटीपी और एडीपी, जब ये ऊर्जा खर्च हो जाती है तो एटीपी एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। अब आप कहेंगे कि एटीपी और एडीपी क्या है, तो इसको जानने के लिए एटीपी जो होता है ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो ऊर्जा को ग्रहण करके एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। अब हम अगली चीज आगे आपको बता रहे हैं, श्वासोच्छ्वास श्वसन। श्वासोच्छ्वास वह क्रिया है जिसमें किसी भी जीव द्वारा ऑक्सीजन को वायुमंडल से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मुक्त करते हैं। केवल इतनी क्रियाएं श्वासोच्छ्वास में होती है। श्वसन क्रिया के अंतर्गत जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि श्वसन क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है और वहां भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार से ये श्वसन क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो ऑक्सी श्वसन, ध्यान से समझना, ऑक्सी श्वसन का मतलब है ये ऑक्सी श्वसन वह क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है तथा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है।
इसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होकर के CO2 और जल बनता है। साथ साथ ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं के लिए काम आती है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है, इसलिए इसको ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ये क्रिया नील हरित शैवाल तथा जीवाणुओं को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों में होती है। नील हरित शैवाल एवं जीवाणुओं को छोड़कर के अन्य सभी जीवधारियों में, जंतु एवं पौधों में ये ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है। दूसरी जो अनाक्सी श्वसन की क्रिया है, ये अनाक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात इसमें एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तथा बहुत कम मात्र 28 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और नील हरित शैवाल तथा जीवाणुओं में संपन्न होती है। ये केवल नील हरित शैवाल एवं जीवाणु अनाक्सी श्वसन की क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऊर्जा बहुत कम 28 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। बीज, जो बीज होते हैं, बीज चना के, मटर के, सेम के, किसी भी प्रकार के बीज होते हैं, इन बीज, चूंकि ये बीज भी सजीव हैं, इसलिए इनमें भी अनाक्सी श्वसन की क्रिया होती है। इसको हम एक प्रयोग द्वारा अभी बताएंगे कि बीजों में अनाक्सी श्वसन कैसे होता है। उसके पहले आपको अगली चीज जो जानना है वो एक कोशिकीय जीवों में श्वसन। एक कोशिकीय जीवधारी जिनका शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है। संपूर्ण जैविक क्रियाएं एक कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लेते हैं अमीबा। अमीबा एक अनिश्चित आकृति का प्राणी है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। संपूर्ण शरीर के ऊपर कोशिका कला का एक आवरण होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई भी श्वसनांग नहीं पाए जाते। इसमें श्वसन क्रिया जो होती है, ये इसकी बाह्य सतह से ही, शरीर के संपूर्ण बाह्य सतह से ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है। जो जैविक क्रियाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो बाह्य सतह से ही ये CO2 बाहर निकल जाती है। ऐसे ही अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इस प्रकार के जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, इनमें किसी प्रकार के कोई श्वसनांग नहीं होते हैं, जिनमें ये श्वसन कोई क्रिया हो। इस प्रकार से ये श्वसन जो है एक कोशिकीय जीवों में श्वसन होता है। हाँ, अब आपको जानना है बीजों में अनाक्सी श्वसन। जो बीज होते हैं हमारे, चाहे सेम के हो, मटर के हो, चना के हो, गेहूं के हो, कोई भी बीज हो, इनमें भी अनाक्सी श्वसन की क्रिया होती है। इसके लिए हम एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। क्या करते हैं कि पारे से भरी हुई एक नाद लेते हैं, अर्थात प्याली, जिसमें पारा भरा होता है। इस पारे से भरी प्याले में या बीकर में पारे से ही भरी एक परख नली उलट देते हैं। ये पूर्ण रूप से पारे से भरी होती है। अब एक चिमटी की सहायता से कुछ बीजों को पकड़ करके इस परख नली के मुंह पर हम छोड़ देते हैं। जैसे ही हम इस मुंह पर छोड़ते हैं तो ये बीज इस परख नली में जाकर के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ ऊपर जो है अंतिम सिरे पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब क्या होता है कि ये बीज यहाँ इकट्ठे हो गए। अब इन बीजों में यहाँ कोई ऑक्सीजन वगैरह तो है नहीं, जिससे कि ये पता चले कि ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं या CO2 छोड़ रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। जैसे ही रखते हैं तो हम देखते हैं कि इन बीजों में श्वसन क्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप पारे का स्तर कुछ नीचे गिर जाता। पारे का स्तर ये यहां से इतना नीचे गिर गया
पारे का स्तर यहां तक इसमें आ जाता है। अब चूंकि इसमें जब कोई गैस ही उत्पन्न हुई तभी तो ये पारे का स्तर नीचे गिरा। अब हम क्या करते हैं, मुड़ी हुई चिमटी से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कण को इस परख नली के मुंह पर छोड़ देते हैं। जैसे ही परख नली के मुंह पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात KOH के क्रिस्टल यहां छोड़ते हैं तो ये क्रिस्टल सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं और यहां पहुंच करके इसमें बनी हुई गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन क्रिया में बीजों ने छोड़ी थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को KOH अवशोषित कर लेता है। जैसे ही KOH कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, ये पारा पुनः ज्यों का त्यों ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ जो खाली जगह थी ये फिर से ज्यों की त्यों क्लोज्ड हो जाती है। इस बात से इस बात की पुष्टि होती है कि इन बीजों द्वारा अनाक्षी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया हुई जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनी यहाँ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड KOH द्वारा CO2 को KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। इस बात से इस बात की पुष्टि होती है कि बीजों में अनाक्षी श्वसन होता है। आगे अगली चीज हम आपको बताएंगे बहुकोषीय जंतुओं में श्वसन।